मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर मणिपुर के वायरल वीडियो मामले से जुड़ी, जिसमें मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। इस मुद्दे पर सड़क से संसद तक खूब बवाल हुआ। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने संसद के दोनों सदनों में यह मुद्दा उठाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रधानमंत्री इस मामले पर संसद में बयान दें और सारे मामले छोड़कर संसद में बहस सबसे पहले मणिपुर के वायरल वीडियो मामले पर हो। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर बयान दिया और साफ कर दिया कि मणिपुर के वायरल वीडियो में सख्त कार्रवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर खुद संज्ञान लिया और सरकार से इस मामले में हुई कार्रवाई पर सवाल पूछा, जबकि विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरा और मणिपुर के वायरल वीडियो पर जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने मांग की कि सदन के अंदर मणिपुर के वायरल वीडियो के मुद्दे पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री अपना बयान दें। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने पहले ही सदन में सरकार को घेरने की तैयारी की थी और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने मणिपुर के वायरल वीडियो का मुद्दा उठा दिया। शोरगुल के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सदन में खुद बयान दें। मणिपुर के वायरल वीडियो पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। उसने मांग की कि सारे मुद्दे छोड़कर सबसे पहले इसी पर बात हो, लेकिन हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन मणिपुर के वायरल वीडियो के मुद्दे पर कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने पहले सदन के अंदर इस मुद्दे पर हंगामा किया और फिर महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर उतर आए और मणिपुर के मुद्दे पर अपने आक्रामक अंदाज में अपना गुस्सा दिखाया। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड तक गिरा दिए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी यही तेवर दिखे। वो भी पुलिस से भिड़ने के मूड में नजर आए। हाथों में विपक्षी गठबंधन के नए नाम वाले पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे कई प्रदर्शनकारी तो बैरिकेड पर चढ़ गए। इस बीच उन्हें रोकने के लिए तैनात पुलिस ने भी पूरा जोर लगा दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेड पार कर दूसरी तरफ आने से रोका। वहीं विपक्ष के हंगामे और प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ने मणिपुर के वायरल वीडियो पर बयान दिया और इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात की। मणिपुर के वायरल वीडियो पर विपक्ष ने सदन से संसद सड़क तक विरोध किया और दोषियों को सजा देने के लिए प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जबानी हमले किए। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने मणिपुर के वायरल वीडियो पर बयान दिया और इसे शर्मनाक घटना बताया। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। मणिपुर का वायरल वीडियो 4 मई का बताया गया, जिस पर देश का सियासी पारा चढ़ गया। इस बीच मणिपुर के वायरल वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया और सबसे पहले इसी मुद्दे पर निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मामले के दोषियों पर हुई कार्रवाई पर सवाल पूछा और दो टूक बोल दिया कि मणिपुर के वायरल वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट सरकार को बहुत कम समय देगी और अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगी। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी बोल दिया कि मणिपुर का वायरल वीडियो देखने के बाद वो विचलित हो गए। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि कौन जाने कि मणिपुर में इस तरह की केवल एक घटना हुई या उससे अधिक। सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी और तब केंद्र और राज्य सरकार को बताना होगा कि इस मामले में दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई। उधर मणिपुर के वायरल वीडियो मामले पर दोषियों पर एक्शन शुरू हो गया और इस मामले के मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि मणिपुर के वायरल वीडियो मामले के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। राज्य सरकार ने बताया कि मणिपुर के वायरल वीडियो मामले में गिरफ्तार हुआ यह शख्स मुख्य आरोपी है, जिसकी उम्र 32 साल है और यह मैतेई समुदाय का है। इस मामले के पहले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने खुद इस मामले पर बात की। Man culprit who are involved in this heinous crime. इस बीच मणिपुर पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें मणिपुर के वायरल वीडियो से जुड़ी जानकारी दी गई और भरोसा दिया गया कि राज्य की पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूरा जोर लगा देगी। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मणिपुर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक मणिपुर पुलिस ने इस मामले में देर से कार्रवाई की। दुख हुआ है कि आज 4 मई की ये घटना और 18 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की गई। पता नहीं क्यों पुलिस ने इस बात की संज्ञान क्यों नहीं लिया। इस बात को मैंने डीजीपी को आज बुलाया था और पूरी रिपोर्ट जानकारी लिया कि अभी तक इस पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई।
उधर जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वहां के कई इलाकों से पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से भी पहाड़ खिसकने का दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आता दिखा, जिसके बाद हजारों टन मिट्टी पहाड़ के निचले हिस्से में बिखर गई। 17 सेकंड के इस वीडियो में पहाड़ के एक बड़े हिस्से में बड़ी दरार नजर आई। किनारे पर एक पेड़ भी दिखाई दिया, लेकिन अगले कुछ ही सेकंड में उस पेड़ समेत पहाड़ का वो पूरा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। वीडियो में कुछ दूरी पर मिट्टी खोदने वाली मशीन दिखाई दी। गनीमत यह रही कि मिट्टी का मलबा उस मशीन तक नहीं पहुंचा। बताया गया कि पहाड़ खिसकने की यह घटना डोडा जिले के कोटा टॉप के पास हुई, जहां नीचे कुछ दूरी पर एक गांव भी है। हालांकि गांव में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन पहाड़ खिसकने से गांव वालों में दहशत फैल गई। और सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से भी पहाड़ खिसकने का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ों से अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसके बाद गंगोत्री हाईवे ब्लॉक हो गया। और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थर गिरते नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पत्थरों की बारिश हो रही हो। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया, क्योंकि तस्वीरों में धीरे धीरे कुछ देर तक पत्थर गिरते दिखाई दिए, जिसकी वजह से वहां धुआं हो गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए और जहां थे वहीं रुक गए। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें पत्थरों के साथ पहाड़ों पर लगे छोटे छोटे पेड़ भी उखड़ते हुए दिखाई दिए और हाईवे पर आकर गिर गए, जिसकी वजह से हाईवे ब्लॉक हो गया और हाईवे के दोनों तरफ लंबा जैम लग गया। ऐसे में लोग घंटों वहां फंसे रहे। उधर मुंबई के मलाड इलाके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी पानी की तेज लहरों में बहता दिखाई दिया। इस हादसे के बाद राहत और बचाव की टीम उस आदमी की तलाश में जुट गई, जो सैलाब में अचानक पैर फिसलने से गिरकर बह गया। हादसे के वक्त वहां उसका एक दोस्त भी मौजूद था, जिसने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। उसने हाथ पकड़कर अपने दोस्त को पानी से खींचने की कोशिश भी की, लेकिन तेज लहरों के सामने उसकी पकड़ ढीली होती चली गई, क्योंकि वो उसे बचाने के साथ साथ खुद को भी संभाल रहा था। लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई और उसका दोस्त पानी के साथ बहकर दूर चला गया। इस दौरान कुछ लोग किनारे पर खड़े दिखाई दिए, हालांकि उन लोगों ने पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटाई। घटना के वक्त भी वहां लगातार बारिश होती रही। मुंबई के मलाड में हुए इस हादसे के बाद रेस्क्यू टीम उस आदमी की तलाश में जुट गई। वहीं भारी बारिश ने महाराष्ट्र के कई दूसरे इलाकों को भी समंदर में तब्दील कर दिया। वहां पालघर के वसई, विरार समेत कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए और बड़ी संख्या में लोग बाढ़ में फंस गए, जिसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे लोग सैलाब से खुद को बचाते दिखे, क्योंकि भीषण बाढ़ के बीच पालघर के वसई से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। तस्वीरों में दूर दूर तक सिर्फ दरिया बहता दिखाई दिया और सामने आई उस तस्वीर में एक बस चलती दिखी, जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ नजर आया। बताया गया कि उस बस में 20 से 25 लोग सवार थे, जो वसई में आई बाढ़ में फंस गए। इस बीच वहां लोगों के घुटनों के ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया। वहीं सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बड़ी खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से आई महा तबाही से जुड़ी। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां पहाड़ खिसक गया, जिसके बाद एक गांव के करीब 20 मकान मलबे में दब गए। इस भयानक हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबने की खबर है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को वहां भेज दिया गया। हालांकि लगातार हो रही बारिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक रायगढ़ जिले में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया। लेकिन बीते 2 दिनों से रायगढ़ में हो रही भयानक बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ हाहाकार मच गया। मूसलाधार बारिश के दौरान पहाड़ खिसकने के आए मलबे में एक गांव के करीब 20 घर दब गए, जिससे 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए, जिनकी तलाश में रेस्क्यू टीम मलबा हटाती नजर आई। बताया गया कि 2 दिन से हो रही भीषण बारिश की वजह से मिट्टी, कीचड़ और पत्थरों का मलबा पहाड़ी से नीचे आया और पूरे गांव को तबाह कर दिया। यहाँ से ये जो बड़ा सा पहाड़ आप देख रहे हैं, इस जगह से लैंडस्लाइड शुरू हुआ था। रायगढ़ जिले का इरशलवाड़ी गांव एक पहाड़ की ढलान पर बसा है। 50 घरों के इस गांव में पहाड़ खिसकने की वजह से 15 से 20 घरों के ऊपर 20 से 25 फीट मिट्टी जमा हो गई। नीचे के जो घर बचे थे उनको भी भारी नुकसान हुआ। जो लोग बच गए वो दूसरी पहाड़ी की तरफ भाग गए। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से हादसे वाली जगह पहुंचने में रेस्क्यू टीम को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ऊपर से लगातार हो रही बारिश ने रेस्क्यू टीम की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन बारिश की परवाह किए बिना रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और मलबा हटाकर लोगों को बचाने का काम शुरू किया। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त पहाड़ से मलबा नीचे आया उस समय गांव में करीब 200 लोग मौजूद थे। हालांकि हादसे से ठीक पहले कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन छोटे बच्चों और महिलाओं समेत कई लोग मलबे के नीचे दब गए। इरशलवाड़ी गांव से सामने आई तस्वीरों में हर तरफ तबाही का निशान बिखरा दिखा। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें, एसडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की 1 टीम और पुलिस के 100 से ज्यादा जवानों समेत
खोजी कुत्तों को लगा दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है वैसे वैसे लोगों की बचाने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू में थोड़ी परेशानी आई। यहाँ पर कोई भी वाहन जा नहीं सकता है, गाड़ी नहीं जा सकती है, ये दिक्कत है। बारिश है और वेदर खराब है। मलबे से निकाले गए लोगों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पनवेल और नवी मुंबई के अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया ताकि मलबे से निकाले गए लोगों को तुरंत इलाज मिल सके। लगातार हो रही बारिश के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों के साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग भी राहत और बचाव के काम में जुटे दिखे। हालांकि बारिश की वजह से पहाड़ से पानी के साथ बहुत ज्यादा मिट्टी नीचे आने लगी, जिसने मुसीबत तो और ज्यादा बढ़ा दी। वहां से सामने आए एक वीडियो में घरों के अंदर और रास्तों से बारिश का पानी ऐसे निकल रहा था मानो कोई झरना फूट पड़ा हो। हर जगह से पानी का बहाव तेज तरीके से आता है और यही मट्टी में तब्दील हो जाता है, दलदल में तब्दील हो जाता है। रेस्क्यू टीम ने एहतियात के तौर पर इन घरों को हादसे के बाद खाली करा दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के लोगों की परेशानी बढ़ गई। इस जगह पर रेस्क्यू करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बारिश लगातार हो रही है और इसी वजह से रेस्क्यू टीम को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक रायगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिसने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी। उधर भारी बारिश के बाद गुजरात का गिर सोमनाथ टापू में बदल गया। वहां लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ने लगे, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। क्योंकि वहां इस कदर बारिश हुई कि एक एक कर कई गांव पानी में डूब गए और वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें हर तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो लोगों ने नदी पर ही घर बना रखे हों। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें लोगों के घर पानी में आधे डूबे दिखे। इसके अलावा वहां मौजूद खेतों में भी कई फीट तक पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई और उन्हें भारी नुकसान हुआ। तस्वीरों में वहां की सड़कें भी पूरी तरह जलमग्न नजर आईं, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। इस बीच महाराष्ट्र के वसई को नालासोपारा से जोड़ने वाली सड़क बाढ़ में समा गई और वहां से गुजर रही कई गाड़ियां पानी में फंस गई। बताया गया कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आसपास के इलाके डूब गए, जिससे वहां सड़कें भी जलमग्न हो गई। लेकिन पानी से लबालब हुई सड़क पर लोग खुद को जोखिम में डालकर वहां चलते दिखाई दिए। वसई को नालासोपारा से जोड़ने वाली उस सड़क पर पानी भरने से लोगों की जान खतरे में पड़ गई, क्योंकि वहां से सामने आए वीडियो में कुछ लोग मोटरसाइकिल में धक्के देकर रास्ता पार करने को मजबूर दिखे, जबकि उस सड़क से गुजर रही दूसरी गाड़ियां भी सैलाब में डूबी नजर आईं। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी हालात बेकाबू हो गए, क्योंकि भारी बारिश के बाद ठाणे के घोड़बंदर इलाके में हाईवे पर पानी की तेज धार बहती दिखाई दी। ये देखिए किस तरह का वाटर लॉगिंग हुआ है, पूरा हिस्सा जो है पानी में डूब गया है। वहीं लगातार हो रही तेज बारिश के बीच ठाणे समेत दूसरे इलाकों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। वहीं महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड से सड़क धंसने का एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें देखते ही देखते सड़क के बीच का हिस्सा धंस गया, जिसके बाद वहां एक गहरा गड्ढा हो गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहां से सामने आए उस वीडियो में उस सड़क पर गहरी दरारें नजर आईं, जिसके बाद अचानक उसका एक हिस्सा धंसता चला गया। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से उस सड़क की हालत खराब हो गई थी और उसके धंसने का खतरा बना हुआ था। एहतियातन वहां टिन शेड लगाकर उस हिस्से को ढक दिया गया और उसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन इससे पहले कि उस सड़क की मरम्मत का काम पूरा हो पाता, बारिश की वजह से वो सड़क धंस गई और बारिश की मार महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर पड़ी। सिंधु दुर्ग में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां सड़कें पानी से लबालब नजर आईं, जिसने लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी, क्योंकि भारी बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में चप्पा चप्पा तालाब बना दिखा। सड़कें तो नजर ही नहीं आई, दिखा तो सिर्फ पानी और जान जोखिम में डालकर लोग सैलाब पार करते दिखे। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां हालात खराब हो गए। निचले इलाके तो पूरी तरह पानी में डूब गए, जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। और ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के कोल्हापुर का भी दिखा। वहां जबरदस्त बारिश के बाद पंचगंगा नदी खतरे के निशान को छूने लगी। भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर एक दिन में ही करीब 10 फीट बढ़ गया, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। पंचगंगा नदी इस साल के मानसून के दौरान पहली बार उफान पर आ गई। नदी जैसे जैसे खतरे के निशान को छूने लगी, लोगों की चिंता भी बढ़ गई। पिछले 2 दिन से बारिश लगातार हो रही है। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी के किनारे गले तक भरे पानी में तैरते नजर आए। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर वो बीच नदी में चले जाते तो उनकी जान भी जा सकती थी। पंचगंगा नदी के उफान पर आते ही प्रशासन भी अलर्ट हो गया और लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हाईवे पर गिरी चट्टानों को हटाने के लिए धमाके किए गए। वहां भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की वजह से सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें जमा हो गई थी, जिन्हें हटाने के लिए प्रशासन की ओर से वहां धमाके किए गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर कई बड़ी चट्टानें और पत्थर नजर आए, जिन्हें मशीन से हटाने में मुश्किल हो रही थी। ऐसे में प्रशासन ने उन चट्टानों में ब्लास्ट किया, जिसके बाद वहां धुआं ही धुआं हो गया और कुछ ही देर में चट्टानों का ढेर मलबे में तब्दील हो गया,
जिसे बाद में मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद से हटाया गया। बताया गया कि पहाड़ खिसकने की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हुई भीषण बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। वहां किन्नौर के पास बादल फटने की वजह से आफत आ गई, जिसका एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का मलबा पानी के साथ तेजी से सड़कों पर बहता दिखा और इस मलबे में कई गाड़ियां डूबी नजर आईं। मलबा पानी के साथ इतनी तेजी से बह रहा था कि मानो सड़क पर कोई नदी उतर आई हो। वहां आसमान से आफत के रूप में हुई बारिश ने कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। बारिश के पानी ने सड़कों और निचले इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसमें कई गाड़ियां या तो पूरी तरह डूब गईं या फिर बहकर दूर चली गईं। सड़कों का हाल तो और भी बुरा हो गया। वहां भारी बारिश की वजह से गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। हालांकि इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई, जिसके बाद सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश पर अगले कुछ दिनों तक आसमानी आफत का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 जुलाई तक हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले से ही कुदरत की मार झेल रहा है, वहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से खतरा थमता नहीं दिख रहा। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और कुल्लू समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जुलाई को इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और मौसम विभाग की इस चेतावनी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि पहले से ही बारिश की वजह से शिमला रामपुर नेशनल हाईवे समेत करीब 735 सड़कें ठप हैं। इधर बाढ़ से बिहार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू को फिर से बसाने की कोशिशें तेज कर दी गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत का काम युद्ध स्तर पर चलता दिखा। कुल्लू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और हेलीकॉप्टर के जरिए वहां राहत सामग्री पहुंचाते दिखे। वायुसेना के जवानों ने दवाइयां, टेंट और तिरपाल के साथ खाने पीने की चीजों को उन इलाकों में पहुंचाया जहां गाड़ियों का पहुंच पाना मुश्किल था, क्योंकि मलबा आने की वजह से हिमाचल प्रदेश में कई सड़कें बंद हो गईं। कुल्लू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहा था, लेकिन खराब मौसम की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुल्लू में पिछले दिनों भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की एक टीम भी पहुंची। टीम के 4 सदस्यों ने वहां उन इलाकों का दौरा किया जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई। इस बीच मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उफनती लहरों ने वहां मौजूद लोगों को खतरे में डाल दिया। तेज बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया, जिससे कई इलाकों में रास्ता पार करना लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। इस बीच बारिश से मची तबाही का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोग अपनी जान पर खेलकर उफनती लहरें पार करने को मजबूर दिखे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां से सामने आई डरावनी तस्वीरों ने इसकी गवाही दे दी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक पुल के ऊपर पानी की तेज धार बहती नजर आई, जिसमें रास्ता पार करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते दिखे। वहीं एक मोटरसाइकिल सवार ताकतवर लहरों का सामना करते हुए वहां से गुजरता दिखाई दिया। वहीं प्रशासन ने लोगों को उन रास्तों पर न जाने के निर्देश दे दिए, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक उन लोगों को बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। उधर गुजरात में भी मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां के कई इलाके पानी पानी हो गए। जूनागढ़ से जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर ऐसा लगा मानो नदी के बीच में शहर बसाया गया हो, क्योंकि जूनागढ़ में जहां तक निगाह गई सिवाय मटमैले पानी के कुछ और नजर नहीं आया। आसपास के गांव तालाब में बदल गए और सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया, जहां पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। जूनागढ़ में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहां लगातार होती बारिश ने पूरे शहर को लबालब कर दिया। वहां के कुछ रिहायशी इलाकों में तो घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। उधर यूरोप के देश क्रोएशिया में तूफान ने तबाही मचा दी। वहां की राजधानी जाग्रेब में तेज आंधी और भारी बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बारिश के साथ तेज हवाएं चलती दिखी, जिसकी वजह से सड़क पर लगे कई पेड़ उखड़ गए और वहां खड़ी गाड़ियां उनके नीचे दब गईं। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वहां की राजधानी जाग्रेब में कई गाड़ियां पेड़ों के नीचे दबी नजर आईं, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए गए। वहीं जगह जगह पेड़ उखड़ने की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए, जिन्हें बाद में साफ कर दिया गया। ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर में वहां की सड़कों पर पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से लोगों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। बताया गया कि तेज आंधी और बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली के तार भी टूट गए, जिसकी वजह से लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। इस बीच इटली में आए खतरनाक तूफान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें तेज हवा और बारिश के बीच ऊंचे पहाड़ से कई पेड़ टूटकर नीचे खाई में गिरते नजर आए, जिसके बाद इटली के डोलोमितस इलाके में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि वहां पहाड़ी इलाके में आए भयंकर तूफान ने तबाही मचा दी। जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें हवा की रफ्तार काफी तेज दिखी और वहां लगे कई पेड़ धराशायी हो गए। सामने आए वायरल वीडियो में ऊंची पहाड़ी से कई पेड़ उखड़कर नीचे खाई में गिरते नजर आए। बताया गया कि वहां कुछ जगह पर बारिश के बाद बड़े बड़े ओले भी गिरे, इसलिए खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इधर पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर मामले की पड़ताल करने के लिए
न्यूज 18 की टीम नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गई क्योंकि सीमा का दावा है कि उन्होंने दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से मार्च में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली थी और इसी वजह से उन्होंने खुद को सचिन की पत्नी बताया। पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर के मुताबिक 10 मार्च को सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से दुबई होते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची थी, जहां वो सचिन के साथ न्यू विनायक होटल में करीब 8 दिन तक रुकी। सीमा का दावा है कि उस दौरान उन्होंने सचिन से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली थी। उनके इस दावे की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम काठमांडू पहुंच गई। पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने यहाँ पर शादी की थी। हालांकि सीमा और सचिन ने अपनी शादी के सबूत के तौर पर न तो कोई वीडियो दिया और न ही कोई तस्वीर सामने रखी। इस बीच नेपाल के काठमांडू के जिस होटल में सीमा हैदर और सचिन रुके थे, उस होटल के मालिक ने उन दोनों के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करने के दावे पर सवाल उठा दिए। उस होटल के मालिक ने दावा किया कि सीमा और सचिन की शादी पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं बल्कि उनके होटल के कमरे में हुई थी। जबकि पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर और उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन कई बार ये दावा कर चुके हैं कि दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, लेकिन काठमांडू शहर में मौजूद न्यू विनायक होटल के मालिक ने उनकी शादी पर ही सवाल उठा दिए। ये वही होटल है जहां सीमा हैदर और सचिन रुके थे। होटल के मालिक का दावा है कि सीमा हैदर और सचिन की शादी मंदिर में हुई ही नहीं। जो उन्होंने सिंदूर डाले थे वो सिंदूर यहाँ जो हमारा ये रूम का। यही नहीं, होटल के मालिक ने यह भी बताया कि सीमा हैदर 10 मार्च को पहुंची थी, जबकि सचिन एक रोज पहले ही यानी 9 मार्च को ही होटल पहुंच गए थे। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता लालचंद माल्ही ने सीमा हैदर की पहचान पर ही सवाल उठा दी। सीमा हैदर का दावा है कि वो पाकिस्तान के कराची शहर की रहने वाली हैं और वो अपने प्यार सचिन मीणा के साथ रहने के लिए नेपाल के रास्ते 4 बच्चों के साथ भारत आईं। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता लालचंद माल्ही ने सीमा हैदर की पहचान पर ही सवाल खड़े कर दिए। उसकी ओरिजिन है क्या? बेसिकली तो पहले तो उसकी ओरिजिन डिटरमिन करने की जरूरत है। जबकि कुछ रोज पहले ही अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के यूट्यूबर शायन अली ने यह दावा किया था कि सीमा आईएसआई की ट्रेंड जासूस है और वो किसी बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए भारत में दाखिल हुई है। और तो और इमरान खान की पार्टी के नेता लालचंद माल्ही ने यह भी दावा किया कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान आती हैं या उन्हें वापस भेजा जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमा अपने पति को तलाक दिए बिना बच्चों को लेकर भारत चली गई। जबकि भारत आने के बाद सीमा हैदर ने पति गुलाम हैदर पर बुरे बर्ताव और मारपीट करने का आरोप लगाया। सीमा हैदर ने यह भी डर जताया कि अगर वो पाकिस्तान वापस गई तो उन्हें और उनके बच्चों को मार दिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान लौटने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इमरान खान की पार्टी के नेता लालचंद माल्ही ने सीमा हैदर पर पति को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान आने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं और वो she has cheated on her husband। लालचंद माल्ही ने यह आशंका भी जताई कि पाकिस्तान लौटने के बाद सीमा हैदर पर सिंध प्रांत के डकैत हमला भी कर सकते हैं। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आने के लिए हर महीने 25,000 रुपए की बचत करती थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि पूछताछ के दौरान सीमा ने यह बताया कि सऊदी अरब से उनके पति गुलाम हैदर हर महीने 70 से 80 हजार पाकिस्तानी रुपए उनको भेजते थे, जिनमें वो हर महीने करीब 25,000 रुपए बचा लेती थी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि सीमा हैदर ने 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में कराची में एक मकान खरीदा था, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद जनवरी 2023 में उन्होंने उस मकान को बेच दिया। सूत्र बताते हैं कि उन्हीं पैसों से सीमा हैदर ने अपना और अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाया था। उस दौरान वो 10 मार्च को सचिन से मिलने पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल भी गई। और खुफिया एजेंसियों के सूत्र ये भी बताते हैं कि सचिन से मिलने के दौरान सीमा हैदर ने करीब 3 लाख रुपए खर्च किए थे। वहीं पति गुलाम हैदर का दावा है कि सीमा ने कुछ महीने पहले उनसे 3 लाख रुपए मांगे थे और भारत आने से पहले उन्होंने उधार में 70,000 का फोन भी लिया था। इस बीच पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को उनके जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिला, जबकि शक ये जताया जा रहा था कि बच्चों के साथ भारत पहुंची सीमा हैदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट है। और इसी वजह से यूपी एटीएस की टीम 3 दिन तक सीमा, सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ करती रही। लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई घंटों की पूछताछ के बाद भी सीमा हैदर के जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि यूपी एटीएस की टीम ने सीमा की दी हुई जानकारी को जब खंगाला तो उनमें ज्यादातर बातें सच निकली। जिसके बाद यूपी पुलिस की तरफ से एक दिन पहले 2 पन्नों का बयान भी जारी किया गया, जिसमें सीमा हैदर को लेकर किसी भी तरह की जासूसी से जुड़ी या उन पर शक की कोई बात नहीं लिखी दिखी। खबर है कि जल्द ही यूपी एटीएस अपनी रिपोर्ट दूसरी जांच एजेंसियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप देगी। उधर झारखंड के रामगढ़ में सीमा हैदर का न सिर्फ विरोध हुआ बल्कि फौरन उन्हें पाकिस्तान भेजने की मांग की गई। महिला जन अधिकार मंच नाम के संगठन की कार्यकर्ताओं ने सीमा के भारत आने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने की मांग की।
विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला जनाधिकार मंच की कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस बीच यूपी के देवरिया में राज्य के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने सीमा हैदर पर बड़ा बयान दे दिया। कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान का भारत में आता है तो मेरा एक ही राय है, उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन तो संजय निषाद से भी एक कदम आगे निकल गए। ये साइको गर्ल है, इसका साइकेट्रिक भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसी तरह देश के कई दूसरे इलाकों से भी पाकिस्तान से आई सीमा के विरोध की खबरें सामने आई। उधर इराक की राजधानी बगदाद में लोगों ने स्वीडन के दूतावास पर हमले के बाद आग लगा दी। इराक के मीडिया के मुताबिक बवाल कर रहे लोग स्वीडन में कुरान के अपमान की घटना से नाराज थे और गुस्से में स्वीडन के दूतावास को घेर लिया। वहां से सामने आए वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी दूतावास की दीवार पर चढ़ते हुए दिखे, जिसके बाद कुछ लोग दूतावास के अंदर घुस गए और वहां आग लगा दी। इराक के मीडिया के मुताबिक ये लोग स्वीडन में दोबारा कुरान के अपमान की इजाजत मिलने से भड़क गए और बवाल कर दिया। प्रदर्शनकारी अपने साथ बैनर और झंडे लेकर पहुंचे और उन्होंने स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा कर रहे लोगों को रोकने के लिए कुछ पुलिस वाले भी वहां नजर आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे उनकी एक न चली। और बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर हुए हमले के बाद कुरान के अपमान पर खुद स्वीडन और इराक भी भिड़ गए। स्वीडन की मीडिया के मुताबिक इस बवाल के बाद स्वीडन की सरकार ने इराक को चेतावनी दी और दूतावास पर हमले को इराक सरकार की नाकामी बता दिया। वहीं इराक ने भी स्वीडन के खिलाफ सख्त रुख दिखाया और उससे राजनयिक संबंध तोड़ दिए, जिसका मतलब यह हुआ कि कुरान के अपमान के मुद्दे पर स्वीडन और इराक अब खुलकर आमने सामने आ गए। स्वीडन के मीडिया के मुताबिक बगदाद में उसके दूतावास पर हुए हमले और आगजनी की घटना पर स्वीडन ने इराक को घेर लिया। वहीं इराक ने भी स्वीडन को कुरान के अपमान की फिर से इजाजत देने पर धमका दिया और सख्त कदम उठाते हुए स्वीडन के राजदूत को निकाल दिया और स्वीडन से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया। क्योंकि एक रोज पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की पुलिस ने एक बार फिर वहां एक प्रदर्शनकारी को कुरान के अपमान की इजाजत दे दी, जिस पर दोनों देश आमने सामने आ गए। इस बीच राजस्थान के नागौर जिले से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी दूसरे आदमी को स्कूटर से बांधकर घसीटता दिखाई दिया। बताया गया कि दो भाइयों में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को स्कूटर से बांधकर घसीटा। लेकिन ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सामने आए वीडियो में आरोपी अपने बड़े भाई को स्कूटर में बांधकर घसीटता दिखाई दिया। उसने पहले अपने बड़े भाई को स्कूटर से धक्का दिया और फिर उसके सिर पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने बड़े भाई को जमीन पर गिराकर चप्पल से भी उसकी पिटाई की। लेकिन जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो अपने बड़े भाई को स्कूटर में बांधकर उसने काफी दूर तक घसीटा। हैरान करने वाला ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस एक्शन में आ गई और आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर गुजरात के अहमदाबाद में एक तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिस कर्मियों समेत 9 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्योंकि जब वो सड़क पर हुए एक हादसे के बाद खड़े थे, तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। सफेद रंग की उस कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि जब तक उसका ड्राइवर सामने खड़े लोगों को देखकर उसे रोक पाता, तब तक कई लोग उसकी चपेट में आ चुके थे। इस घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। थोड़ी ही देर में वहां कई पुलिस वाले भी पहुंच गए, जिसके बाद घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि उस सड़क पर पहले एक ट्रक ने एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी और उसी हादसे के बाद वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे, तभी उन्हें उस कार ने रौंद दिया। हादसे के वक्त उसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा बताई गई। और अहमदाबाद में इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सफेद रंग की उस कार के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उस आरोपी का नाम तथ्य पटेल बताया गया, जिसकी तेज रफ्तार कार से यह भयानक हादसा हुआ। लेकिन जैसे ही लोगों को रौंदने के बाद वो कार आगे जाकर रुकी, उसके ड्राइवर को लोगों ने घेर कर पीट दिया। लोगों की पिटाई से बचने के लिए उसने एक मोटरसाइकिल का सहारा लिया, लेकिन गुस्साए लोग वहां भी पहुंच गए और उस पर जमकर मुक्के और लात बरसाए। इस दौरान आरोपी हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगता रहा, लेकिन इसके बावजूद किसी का भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्राइवर का नाम तथ्य पटेल है और उसके पिता गैंगरेप के एक मामले में आरोपी हैं, जो इन दिनों जमानत पर जेल से बाहर है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि फारस की खाड़ी में ईरान की दादागिरी से निपटने के लिए अमेरिका ने वहां अपना एक विध्वंसक जंगी जहाज तैनात करने का फैसला ले लिया। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही उस इलाके में अपने खतरनाक F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों को भेजने का ऐलान किया था। और अब ईरान से बढ़े तनाव के बीच वहां युद्धपोत USS टॉमस हडनर को भी तैनात करने का फैसला कर लिया, क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने पिछले हफ्ते ही फारस की खाड़ी में मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसके 2 तेल टैंकरों को जब्त करने की कोशिश की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास मौजूद अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार का अहम रूट है, जिसे ईरान अपनी जागीर समझता है और वहां से गुजरने वाले तेल टैंकरों को रोकने की कोशिश करता है। दावा किया गया कि इसीलिए अमेरिका ने F-16 और F-35 लड़ाकू विमानों के साथ साथ वहां अपने जंगी जहाज को भी भेजने का फैसला कर लिया, ताकि उस इलाके में ईरान की दादागिरी पर लगाम कसी जा सके। उधर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि सऊदी अरब और UAE में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई। दावा है ये दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और पश्चिम एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं।
और इसी कोशिश ने सऊदी अरब और यूएई को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुस्लिम देशों में अपना वर्चस्व बढ़ाने के साथ साथ इन दोनों देशों की नजर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर अपना दबदबा बढ़ाने की भी है। दावा है कि इन्हीं मुद्दों पर सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहा है। यही नहीं, खबर है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के बीच पिछले 6 महीनों से बातचीत तक नहीं हुई। दावा है कि पिछले साल दिसंबर में एक कार्यक्रम के दौरान सऊदी अरब के प्रिंस ने यूएई पर पीठ में छुरा घोंपने का भी आरोप लगाया था। इस बीच तुर्की और सऊदी अरब के बीच ड्रोन की एक बड़ी डील हो गई। जानकारी के मुताबिक तुर्की के खतरनाक बारकताश TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी अब सऊदी अरब के लिए भी ड्रोन बनाने का काम करेगी। दोनों देशों के बीच ये सौदा सऊदी अरब के जिद्दा में हुआ, जहां तुर्की के राष्ट्रपति रजब तायिप एर्दोआन दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के इरादे से पहुंचे। जानकारी के मुताबिक जिद्दा में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। इन्हीं में एक डील तुर्की के उस ड्रोन की भी थी जिसका लोहा दुनिया के तमाम देश इस जंग में मान चुके हैं, और उसका नाम है बारकताश TB2 ड्रोन। तुर्की के मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस ने राष्ट्रपति एर्दोआन के साथ एक बड़ी ड्रोन डील की, जिसके तहत अब सऊदी अरब भी तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक ये फैसला सेना की ताकत बढ़ाने के लिए लिया गया। इधर तमिलनाडु के सेलम से एक महिला का खुदकुशी करने का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो महिला खुद ही एक बस के सामने जाती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो महिला सड़क पर जाती दिखी और अचानक तेज रफ्तार से आ रही बस के सामने आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी करने वाली वो महिला सेलम के कलेक्ट्रेट ऑफिस में सफाई कर्मचारी थी और उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। पुलिस ने बताया कि उस महिला को अपने बच्चे की कॉलेज की फीस जमा करनी थी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया क्योंकि उन्हें किसी ने जानकारी दी थी कि हादसे में जान गंवाने वाले मृतक के परिवार वालों को सरकार आर्थिक मदद देती है। जिसके बाद महिला ने मौत को हादसा दिखाने के लिए बस के आगे कूदकर जान दे दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भर्ती घोटाले के खिलाफ छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र सड़क पर उतर आए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि 3 साल पहले यानी 2020 में जम्मू कश्मीर में फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं में भर्ती के लिए हुई परीक्षा में धांधली हुई, जिसके बाद उस पर रोक लगा दी गई, जिसके खिलाफ परीक्षा में शामिल छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। भारी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की। बाद में वहां मौजूद पुलिस वालों ने कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि 2020 में कराई गई परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी, इसी से गुस्साए उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन में पश्चिमी देशों के जब्त हथियारों की नकल कर रूस ठीक वैसे ही हथियार बना रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों के कई खतरनाक हथियार यूक्रेन को पलटवार करने में मदद कर रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए रूस भी अब वैसा ही आधुनिक हथियार बना रहा है ताकि यूक्रेन को उसी की भाषा में जवाब दे सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस का उन हथियारों पर ज्यादा फोकस है जिनकी वजह से यूक्रेन में उनके सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। आरोप है कि रूस उन हथियारों की नकल कर ठीक वैसे ही हथियार बनाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में रूस अमेरिका की ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ी की भी नकल तैयार कर रहा है। रूस के मुताबिक ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ी की वजह से उनके सैनिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, हालांकि उसने अपने T-90 टैंकों से उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि समंदर में रूस की बढ़ती ताकत से निपटने के लिए नेटो बड़ी तैयारी में जुट गया, क्योंकि जंग में यूक्रेन को मदद करने वाले नेटो देशों को पुतिन लगातार अंजाम भुगतने की धमकी देते आए हैं। इसीलिए नेटो ने भी समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि रूस बाल्टिक सागर में मौजूद अपनी नौसेना के बेड़े को खतरनाक पनडुब्बियों और युद्धपोतों को मिसाइलों से लैस कर रहा है, जिसका मकसद नेटो देश फिनलैंड, लिथुआनिया, पोलैंड, डेनमार्क, लातविया और एस्टोनिया को घेरना है। यही वजह है कि नेटो इन देशों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस से मुकाबला करने के लिए नेटो के सदस्य बाल्टिक सागर में मौजूद अपने बेड़े में पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाने में जुट गए, क्योंकि अपने बेड़े को मजबूत करने के बाद पुतिन कब क्या कर देंगे इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते लिथुआनिया में हुए शिखर सम्मेलन के बाद अब नेटो ने वहां सैन्य अभ्यास करके रूस को अपना दम दिखाया, क्योंकि खबरें सामने आई थी कि लिथुआनिया में नेटो की बैठक के दौरान रूस ने उसके बॉर्डर के करीब अपने लड़ाकू विमान भेजे थे, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से नेटो के सदस्य पहले ही रूस के निशाने पर रहे हैं, लेकिन दावा किया गया कि लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और पोलैंड पर सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये देश रूस के सैन्य अड्डे कलिनिनग्राद के बेहद करीब हैं, जो उसके मेनलैंड से करीब 350 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर के किनारे पर बसा है। यानी कलिनिनग्राद के आसपास के नेटो सदस्य हर वक्त पुतिन के रडार पर हैं। दावा किया गया कि इसीलिए नेटो ने लिथुआनिया के करीब बाल्टिक सागर में दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को मार गिराने का अभ्यास किया, ताकि रूस को ये संदेश दिया जा सके कि उससे निपटने के लिए नेटो के सभी सदस्य एकजुट हैं। इधर झारखंड के गुमला में 3 दिन से लापता 2 लड़कों के शव मिलने पर हंगामा हो गया।
पुलिस ने बताया कि वो दोनों किसी काम से बाहर गए थे लेकिन लौटे नहीं और 3 दिन बाद उनका शव बरामद हुआ, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने जमकर बवाल किया और नक्सलियों पर हत्या का आरोप लगाया। गुस्साए लोगों ने उन लड़कों का शव रखकर रास्ता जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन लड़कों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। वहीं प्रदर्शन कर रहे परिवार वालों ने पुलिस से मामले की जांच करने और मुआवजा देने की मांग की। पुलिस से जांच का आश्वासन मिलने के बाद परिवार वालों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। इस बीच दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वहां तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को रोकने का इशारा किया, लेकिन उसमें बैठे बदमाशों ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उस मोटरसाइकिल का पीछा किया। पुलिस के मुताबिक कुछ दूर जाने के बाद बदमाशों ने पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम ने दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारी और फिर घेर कर दोनों को पकड़ लिया। पीछा करने पर अचानक इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गई। आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। पुलिस ने बदमाशों की मोटरसाइकिल और उनके पास से मिले अवैध हथियारों को जब्त कर लिया। वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सैनिकों की कमी की खबरों के बीच रूस ने सेना में रिटायरमेंट की उम्र 5 साल बढ़ा दी। वहां की संसद के निचले सदन ने सेना में सेवा से जुड़े कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत रूस में पुरुष सैनिकों की रिटायरमेंट उम्र कम से कम 5 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। ऊंची रैंक वाले अफसरों की रिटायरमेंट उम्र 70 साल तय कर दी गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले साल यूक्रेन के साथ शुरू हुए युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में रूस के सैनिक मारे गए, जिससे वहां सैनिकों की कमी हो गई। राष्ट्रपति पुतिन ने फौज में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में भर्ती अभियान भी चलाया, जिसके बाद खबरें ये आई कि इस अभियान से डरकर 9 लाख से ज्यादा नागरिकों ने रूस छोड़ दिया है। हालांकि बाद में पुतिन ने देश छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानून बना दिए। सैनिकों की कमी को दूर करने के लिए पुतिन ने बड़ा फैसला लेते हुए पुरुष सैनिकों के रिटायरमेंट की उम्र को ही बढ़ा दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना ने यूक्रेन में बंधक बनाए गए लोगों को भयानक यातनाएं दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पकड़े गए करीब 10,000 यूक्रेन के नागरिकों से बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए गए, ताकि रूसी सेना उन गड्ढों का इस्तेमाल यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए कर सके। रूस की कैद से भागे एक सैनिक के हवाले से पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया, जिसके मुताबिक पुतिन की सेना ने यूक्रेन में बंधक बनाए गए लोगों को रूसी सैनिकों की पुरानी वर्दी पहना दी थी, ताकि ज़ेलेंस्की के सैनिक उन्हें रूसी फौज माने और उन पर हमला कर दें। मतलब ये कि रूसी सेना के अधिकारी ये चाहते थे कि यूक्रेन की सेना अपने ही हाथों से अपने नागरिकों की हत्या कर दे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जिन लोगों ने इस आदेश का पालन नहीं किया उन्हें कई तरह की भयानक सजाएं दी गई। हालांकि रूस ने इन आरोपों से इनकार किया और दो टूक कहा कि उसकी कैद में यूक्रेन का एक भी नागरिक नहीं है। उधर यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि रूसी फौज के लिए जासूसी करने के आरोप में निप्रो शहर से एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि वो आरोपी महिला निप्रो में रेलवे विभाग की कर्मचारी है, लेकिन अब उसे रूस के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक आरोपी महिला रूसी फौज के संपर्क में थी। बताया गया कि पुतिन की फौज निप्रो शहर में बड़े हमले की तैयारी कर रही थी। आरोप है कि गिरफ्तार की गई महिला ने निप्रो में घूम घूम कर तस्वीरें खींचकर उन्हें पुतिन की फौज तक भेजी, ताकि रूसी सेना पूरी तैयारी के साथ बड़ा हमला बोल पाए। लेकिन इससे पहले कि रूस अपने मकसद में कामयाब हो पाता, आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। निप्रो यूक्रेन का चौथा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इस पर पुतिन की फौज ने कई बार हमले किए। अब अगर आरोपी महिला जासूसी करने की दोषी पाई जाती है तो उसे 8 साल की सजा हो सकती है। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर से खुदकुशी का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि 4 महीने पहले किर्गिस्तान से आई एक महिला का शव उसके फ्लैट की रेलिंग से लटका मिला था, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। महिला की खुदकुशी की खबर फैलते ही कई लोग वहां जमा हो गए। फ्लैट की बालकनी में लगी रेलिंग से उस महिला का शव लटका दिखाई दिया। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि महिला ने सुसाइड करने से पहले अपने बॉयफ्रेंड को मोबाइल फोन पर खुदकुशी करने की जानकारी दी और एक वीडियो भी भेजा। उसने अपने एक परिचित दोस्त जो उसका बॉयफ्रेंड भी है, उसने उसको मैसेज भी किया था सुबह सुबह, और उसने उसमें मैसेज करके बोला था कि मैं सुसाइड कर रही हूँ। पुलिस ने बताया कि महिला मार्च महीने में किर्गिस्तान से भारत आई थी, जिसके बाद इमरान फारूकी नाम के एक शख्स से उसकी ऑनलाइन दोस्ती हो गई और वो कुछ दिनों तक उसके साथ उसी फ्लैट में रही जहां उसका शव मिला। पुलिस ने उसके दोस्त के फोन को जब्त कर लिया और जांच शुरू कर दी। इस बीच मध्य प्रदेश के मुरैना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां एक लड़की को डराने के लिए खुद को उसका दोस्त बताने वाले एक लड़के ने उसके मकान के बाहर फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरोपी उस लड़की के मकान के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 5 लोग लड़की के घर के बाहर मोटरसाइकिल से पहुंचे और उनमें एक ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी। बताया गया कि जिस लड़के ने फायरिंग की वो लड़की का दोस्त था, लेकिन जैसे ही लड़की ने उससे दोस्ती तोड़ी वो बुरी तरह नाराज हो गया और उसने लड़की को धमकाने के लिए फायरिंग कर दी। बताया गया कि आरोपी लड़का बीजेपी के एक नेता का बेटा है। हालांकि वीडियो सामने आते ही पुलिस एक्शन में आ गई और उसने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
उधर अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान और पाकिस्तान सरकार के बीच होने वाली बैठक से पहले ही आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान को दहला दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 3 पुलिस वालों की मौत हो गई। और यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच काबुल में टीटीपी पर लगाम लगाने के इरादे से एक बैठक होने वाली है, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपने विशेष दूत आसिफ दुर्रानी को वहां भेजा। लेकिन उनके काबुल पहुंचते ही टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की उस पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमला कर दिया। बताया गया कि वहां 2 आत्मघाती हमलावर पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश करते दिखे। जैसे ही उन्हें पुलिस वालों ने रोका, उन्होंने अपनी जैकेट में बंधे बमों के जरिए वहां धमाका कर दिया, जिससे उस चौकी में मौजूद 3 पुलिस वालों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा पुलिस वालों को गंभीर चोटें आईं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को हथियार पहुंचाकर पाकिस्तान ने रूस को बहुत बड़ा धोखा दे दिया, जबकि पाकिस्तान की कंगाली पर तरस खाकर रूस ने हाल ही में उसे हजारों टन गेहूं और तेल की मदद की थी। लेकिन पाकिस्तान ने रूस से मदद लेने के बावजूद उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने घातक हथियारों को यूक्रेन भेजने का प्लान बनाया ताकि उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिल पाए। इसके लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री और यूक्रेन के विदेश मंत्री के बीच इस्लामाबाद में डील की तैयारी भी पूरी हो गई। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान को पुतिन के गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है, क्योंकि यूक्रेन की सेना की मदद करने पर पुतिन पहले से ही अमेरिका और यूरोप के कई देशों पर भड़के हुए हैं और उन्हें कई बार अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे चुके हैं। इधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने वन विभाग के 2 कर्मचारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। वहां सुरक्षा बल के जवानों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद एक टुकड़ी को उस तरफ रवाना किया गया। लेकिन आतंकियों ने वन विभाग के कर्मचारियों को सुरक्षा बल के कर्मचारी समझकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे उनमें एक इमरान यूसुफ की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां से उन्हें AK-47 की गोलियों के कारतूस बरामद हुए। वहीं इस आतंकी हमले में जान गंवाने वाले वन विभाग के उस कर्मचारी के घर पर मातम पसर गया। घटना की जानकारी मिलते ही इमरान यूसुफ के घर के अंदर और बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए, जिन्होंने सेना और सरकार से इस आतंकी घटना के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की। इस बीच टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में फिर से NIA की टीम का एक्शन दिखा। इस दौरान NIA की अलग अलग टीमों ने पुलवामा और शोपियां जिलों में कई जगहों पर छापेमारी की। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई टेरर फंडिंग और आतंकियों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई। और कश्मीर घाटी में NIA की इस कार्रवाई के दौरान आतंकियों के मददगारों के घरों और दफ्तरों की तलाशी ली गई और उनके आतंकी गतिविधियों में जुड़े होने की जांच की गई। NIA की टीम ने पुलवामा और शोपियां में 5 ठिकानों पर छापा मारा और उन सभी लोगों के घरों की तलाशी ली जिनके ऊपर आतंकियों से जुड़े होने का शक था। कश्मीर घाटी में टेरर फंडिंग के खिलाफ NIA की टीम पूरे एक्शन में है और लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और कई आतंकी सरगना जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने की फिराक में है। इसी के खिलाफ NIA ने संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की। उधर इजराइल के मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनों की परवाह न करते हुए नेतन्याहू सरकार ने न्यायिक सुधार बिल पर अंतिम मोहर लगाने की तैयारी कर ली। पिछले कई महीनों से इजराइल में विवादास्पद न्यायिक सुधार बिल के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर हैं और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नेतन्याहू सरकार बिल को वापस ले ले। पिछले कुछ दिनों से तो इजराइल के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प भी हुई। तेल अवीव समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने सख्ती भी बरती, लेकिन न्यायिक सुधार बिल का विरोध कर रहे लोग पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनका आरोप है इस बिल के जरिए नेतन्याहू अदालतों की ताकत कम करना चाहते हैं। साथ ही वो जजों की नियुक्ति में भी दखल देना चाहते हैं और इसी वजह से इस बिल का विरोध हो रहा है। लेकिन इन प्रदर्शनों के बाद भी नेतन्याहू सरकार ने न्यायिक सुधार बिल पर अंतिम मोहर लगाने की तैयारी शुरू कर दी और माना जा रहा है कि जल्द ही ये बिल इजराइल की संसद में पास भी हो जाएगा। इस बीच अफ्रीकी देश केन्या में टैक्स में हुई बढ़ोतरी के बाद प्रदर्शन तेज हो गया। राजधानी नैरोबी में सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई और जब प्रदर्शनकारियों का सामना पुलिस वालों से हुआ तो वहां हालात बिगड़ गए, क्योंकि एक तरफ पुलिस और सुरक्षा बल के जवान थे तो दूसरी तरफ हजारों की तादाद में नारेबाजी करते लोग। इस दौरान पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे और वहां की सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। महंगाई की मार झेल रहे लोगों ने राजधानी नैरोबी में ऐसा डेरा डाला कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लेकिन इससे वहां की जनता और उग्र हो गई और उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस के लिए प्रदर्शनकारियों को काबू करना मुश्किल हो गया। वहीं राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद एक इमारत कमजोर होकर गिर गई। बताया गया कि उस इमारत के पास लगातार बरसात का पानी जमा होने की वजह से वो 3 मंजिला बिल्डिंग कमजोर हो गई और अचानक इमारत झुकती हुई दिखने लगी। इमारत के बिल्कुल साथ में बरसात का पानी 3 दिन से जमा था, जिसकी वजह से देखते ही देखते पूरी 3 मंजिला इमारत ढह गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
क्योंकि भीषण बाढ़ के बीच पालघर के वसई से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। तस्वीरों में दूर दूर तक सिर्फ दरिया बहता दिखाई दिया और सामने आई उस तस्वीर में एक बस चलती दिखी जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ नजर आया। बताया गया कि उस बस में 20 से 25 लोग सवार थे जो वसई में आई बाढ़ में फंस गए। इस बीच वहां लोगों के घुटनों के ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया। वहीं सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बड़ी खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से आई महा तबाही से जुड़ी। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां पहाड़ खिसक गया, जिसके बाद एक गांव के करीब 20 मकान मलबे में दब गए। इस भयानक हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबने की खबर है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को वहां भेज दिया गया। हालांकि लगातार हो रही बारिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक रायगढ़ जिले में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया। बड़ी खबर मणिपुर के वायरल वीडियो मामले से जुड़ी, जिसमें मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। इस मुद्दे पर सड़क से संसद तक खूब बवाल हुआ। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने संसद के दोनों सदनों में यह मुद्दा उठाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रधानमंत्री इस मामले पर संसद में बयान दें और सारे मामले छोड़कर संसद में बहस सबसे पहले मणिपुर के वायरल वीडियो मामले पर हो। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर बयान दिया और साफ कर दिया कि मणिपुर के वायरल वीडियो में सख्त कार्रवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर खुद संज्ञान लिया और सरकार से इस मामले में हुई कार्रवाई पर सवाल पूछा, जबकि विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरा और मणिपुर के वायरल वीडियो पर जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने मांग की कि सदन के अंदर मणिपुर के वायरल वीडियो के मुद्दे पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री अपना बयान दें। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने पहले ही सदन में सरकार को घेरने की तैयारी की थी और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने मणिपुर के वायरल वीडियो का मुद्दा उठा दिया। शोरगुल के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सदन में खुद बयान दें। मणिपुर के वायरल वीडियो पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। उसने मांग की कि सारे मुद्दे छोड़कर सबसे पहले इसी पर बात हो, लेकिन हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन मणिपुर के वायरल वीडियो के मुद्दे पर कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने पहले सदन के अंदर इस मुद्दे पर हंगामा किया और फिर महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर उतर आए और मणिपुर के मुद्दे पर अपने आक्रामक अंदाज में अपना गुस्सा दिखाया। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड तक गिरा दिए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी यही तेवर दिखे, वो भी पुलिस से भिड़ने के मूड में नजर आए। हाथों में विपक्षी गठबंधन के नए नाम वाले पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे कई प्रदर्शनकारी तो बैरिकेड पर चढ़ गए। इस बीच उन्हें रोकने के लिए तैनात पुलिस ने भी पूरा जोर लगा दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेड पार कर दूसरी तरफ आने से रोका। वहीं विपक्ष के हंगामे और प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ने मणिपुर के वायरल वीडियो पर बयान दिया और इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात की। मणिपुर के वायरल वीडियो पर विपक्ष ने सदन से संसद सड़क तक विरोध किया और दोषियों को सजा देने के लिए प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जबानी हमले किए। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने मणिपुर के वायरल वीडियो पर बयान दिया और इसे शर्मनाक घटना बताया। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। मणिपुर का वायरल वीडियो 4 मई का बताया गया, जिस पर देश का सियासी पारा चढ़ गया। इस बीच मणिपुर के वायरल वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया और सबसे पहले इसी मुद्दे पर निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मामले के दोषियों पर हुई कार्रवाई पर सवाल पूछा और दो टूक बोल दिया कि मणिपुर के वायरल वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट सरकार को बहुत कम समय देगी और अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगी। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी बोल दिया कि मणिपुर का वायरल वीडियो देखने के बाद वो विचलित हो गए। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि कौन जाने कि मणिपुर में इस तरह की केवल एक घटना हुई या उससे अधिक। सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी और तब केंद्र और राज्य सरकार को बताना होगा कि इस मामले में दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई। उधर मणिपुर के वायरल वीडियो मामले पर दोषियों पर एक्शन शुरू हो गया और इस मामले के मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि मणिपुर के वायरल वीडियो मामले के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। राज्य सरकार ने बताया कि मणिपुर के वायरल वीडियो मामले में गिरफ्तार हुआ यह शख्स मुख्य आरोपी है, जिसकी उम्र 32 साल है और यह मैतेई समुदाय का है। इस मामले के पहले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने खुद इस मामले पर बात की। We have arrested one man culprit who are involved in this heinous crime.
इस बीच मणिपुर पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें मणिपुर के वायरल वीडियो से जुड़ी जानकारी दी गई और भरोसा दिया गया कि राज्य की पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूरा जोर लगा देगी। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मणिपुर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक मणिपुर पुलिस ने इस मामले में देर से कार्रवाई की। दुख हुआ है कि आज 4 मई की यह घटना और 18 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की गई। पता नहीं क्यों पुलिस ने इस बात की संज्ञान क्यों नहीं लिया। इस बात को मैंने डीजीपी को आज बुलाया था और पूरी रिपोर्ट जानकारी लिया कि अभी तक इस पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई। उधर जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। वहां के कई इलाकों से पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से भी पहाड़ खिसकने का दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे आता दिखा, जिसके बाद हजारों टन मिट्टी पहाड़ के निचले हिस्से में बिखर गई। 17 सेकंड के इस वीडियो में पहाड़ के एक बड़े हिस्से में बड़ी दरार नजर आई। किनारे पर एक पेड़ भी दिखाई दिया, लेकिन अगले कुछ ही सेकंड में उस पेड़ समेत पहाड़ का वो पूरा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। वीडियो में कुछ दूरी पर मिट्टी खोदने वाली मशीन दिखाई दी। गनीमत ये रही कि मिट्टी का मलबा उस मशीन तक नहीं पहुंचा। बताया गया कि पहाड़ खिसकने की ये घटना डोडा जिले के कोटा टॉप के पास हुई, जहाँ नीचे कुछ दूरी पर एक गाँव भी है। हालांकि गांव में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन पहाड़ खिसकने से गांव वालों में दहशत फैल गई। और सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से भी पहाड़ खिसकने का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें पहाड़ों से अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसके बाद गंगोत्री हाईवे ब्लॉक हो गया। और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थर गिरते नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पत्थरों की बारिश हो रही हो। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया, क्योंकि तस्वीरों में धीरे धीरे कुछ देर तक पत्थर गिरते दिखाई दिए, जिसकी वजह से वहां धुआं हो गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए और जहां थे वहीं रुक गए। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें पत्थरों के साथ पहाड़ों पर लगे छोटे छोटे पेड़ भी उखड़ते हुए दिखाई दिए और हाईवे पर आकर गिर गए, जिसकी वजह से हाईवे ब्लॉक हो गया और हाईवे के दोनों तरफ लंबा जैम लग गया। ऐसे में लोग घंटों वहां फंसे रहे। उधर मुंबई के मलाड इलाके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी पानी की तेज लहरों में बहता दिखाई दिया। इस हादसे के बाद राहत और बचाव की टीम उस आदमी की तलाश में जुट गई, जो सैलाब में अचानक पैर फिसलने से गिरकर बह गया। हादसे के वक्त वहां उसका एक दोस्त भी मौजूद था जिसने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। उसने हाथ पकड़कर अपने दोस्त को पानी से खींचने की कोशिश भी की, लेकिन तेज लहरों के सामने उसकी पकड़ ढीली होती चली गई, क्योंकि वो उसे बचाने के साथ साथ खुद को भी संभाल रहा था। लेकिन उसकी कोशिश बेकार गई और उसका दोस्त पानी के साथ बहकर दूर चला गया। इस दौरान कुछ लोग किनारे पर खड़े दिखाई दिए, हालांकि उन लोगों ने पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटाई। घटना के वक्त भी वहां लगातार बारिश होती हो। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन की जंग पर। पुतिन ने पूरी दुनिया को, अमेरिका से लेकर जापान तक, दुनिया के हर देश को धमकी दे डाली है कि अगर उनके पानी के जहाजों ने यूक्रेन जाने की कोशिश की तो रूस उनके खिलाफ जंग छेड़ देगा। अब तक रूस यूक्रेन के जहाजों पर नजरें गड़ा बैठा था, लेकिन अब उसके रडार पर दुनिया के सभी देशों के जहाज आ गए हैं। रूस ने दो टूक कह दिया है कि जो भी देश अपना जहाज यूक्रेन भेजेगा, रूस उसे जंग में यूक्रेन का साथी मान लेगा। यानी पिछले साल यूक्रेन के साथ हुई अनाज डील से निकलने के बाद पुतिन ने पूरी दुनिया को खुली धमकी दे डाली कि अगर किसी भी देश ने अपना पानी का जहाज यूक्रेन भेजा तो रूस उसे भून डालेगा। इस बारे में रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर दो टूक कह दिया कि जिस देश का जहाज यूक्रेन जाने की कोशिश करेगा, रूस उस देश को जंग का हिस्सा मान लेगा। अगर कोई देश जंग का हिस्सा बन गया तो वो सीधे पुतिन के रडार पर आ जाएगा। और पुतिन के पास परमाणु हथियार हैं, इसलिए कोई भी देश रूस से सीधे भिड़ना नहीं चाहता, अमेरिका तक नहीं। पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार भेजकर दूर से ही उसकी मदद कर रहे हैं, मगर रूस की नई धमकी ने पश्चिमी देशों को फंसा दिया। उसने साफ कह दिया कि यूक्रेन जाने वाले सभी पानी के जहाजों को गोला बारूद और सैन्य साजो सामान से लदा मान लिया जाएगा और ऐसे जहाजों को रूस नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन तक पानी का सिर्फ एक ही रास्ता है, काला सागर, और काला सागर में रूस के जंगी जहाजों ने ऐसा डेरा डाला हुआ है कि पिछले साल तक वो यूक्रेन के अनाज से भरे जहाजों को वहां से निकलने ही नहीं दे रहे थे। यूक्रेन के अनाज को एक्सपोर्ट का रास्ता दिलवाने के लिए ही रूस की उसके साथ अनाज डील करवाई गई थी, मगर 3 दिन पहले रूस ने उस डील से निकलने का ऐलान कर दिया और अब उसने बाकी देशों को भी धमकी दे डाली कि वो उनके जहाजों को भी यूक्रेन नहीं जाने देगा। और इसी बात की आशंका अमेरिका ने भी जताई। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि रूस काला सागर में यात्री और मालवाहक जहाजों को निशाना बना सकता है और फिर उसका आरोप यूक्रेन पर मढ़ सकता है। यानी अमेरिका का दावा है कि रूस दुनिया के सामने यूक्रेन को विलेन बनाने के लिए काला सागर से गुजरने वाले दूसरे देशों के यात्री और मालवाहक जहाजों को मार गिराने की फिराक में है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिका के पास रूस की साजिश की पुख्ता जानकारी है और जानकारी यह है कि रूस ने काला सागर में और बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं
जो यूक्रेन के बंदरगाहों के पास हैं। इस बीच पुतिन ने साफ किया कि रूस यूक्रेन के साथ अनाज डील में वापसी कर सकता है, मगर तब जब पश्चिमी देश उनकी 5 मुख्य शर्तें मान लें। इसके लिए रूस ने अनाज डील करवाने वाले संयुक्त राष्ट्र को 3 महीने का अल्टीमेटम भी दे दिया। और दो टूक कहा कि अगर 3 महीने के अंदर रूस की वो 5 शर्तें पूरी हो जाती हैं तो वो तुरंत यूक्रेन के साथ अनाज डील बहाल कर देगा। रूस की शिकायत है कि पश्चिमी देशों ने अनाज डील से मुनाफा कमाया, मगर रूस को किए वादों को पूरा नहीं किया। पुतिन ने बताया कि अनाज डील के बदले में पश्चिमी देशों को रूस के अनाज और खाद्य को बेरोक-टोक एक्सपोर्ट होने देना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। पुतिन की ऐसी और भी 4 शर्तें हैं, जो कि उनका दावा है कि कोई नई शर्तें नहीं है, बल्कि अनाज डील होने के वक्त ही पश्चिमी देशों ने उन पर हामी भरी थी, लेकिन डील होने के बाद उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। इधर राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद एक इमारत कमजोर होकर गिर गई। बताया गया कि उस इमारत के पास लगातार बरसात का पानी जमा होने की वजह से वो 3 मंजिला बिल्डिंग कमजोर हो गई और अचानक इमारत झुकती हुई दिखने लगी। इमारत के बिल्कुल साथ में बरसात का पानी 3 दिन से जमा था, जिसकी वजह से देखते ही देखते पूरी 3 मंजिला इमारत ढह गई। गनीमत यह रही कि नगर निगम की टीम पहले ही घटना वाली जगह पर पहुंच गई थी। खतरे का पता चलते ही इमारत में रहने वाले लोगों को निकाल लिया गया था। इस बीच दिल्ली के रोहिणी से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां जिम में कसरत करते वक्त एक लड़के की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो लड़का 2 ट्रेडमिल के बीच बैठा था और इस दौरान ट्रेडमिल में अचानक करंट आने से लड़का उसकी चपेट में आ गया, जिसके बाद रोहिणी के सेक्टर 15 में बने उस जिम में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक उस लड़के की उम्र 24 साल थी और वो गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करता था, जो उस जिम में कसरत करने गया था। लेकिन इस दौरान ट्रेडमिल में करंट आ गया और सक्षम नाम के उस युवक की करंट लगने से मौत हो गई। तो मशीन में फुल करंट था और सीसीटीवी फुटेज सारी पुलिस के पास है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर जिम मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में फीफा महिला वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह से पहले गोलीबारी हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हमला उद्घाटन समारोह के शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही हुआ, जिससे उस इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि पुलिस ने उस हमलावर को भी मार गिराने का दावा किया जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक वो हमलावर बंदूक लहराते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट में घुस गया और फायरिंग करने लगा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और हमलावर को मार गिराया। बताया गया कि यह घटना उस होटल के नजदीक हुई जहां नॉर्वे की महिला फुटबॉल टीम रुकी हुई थी। ऐसे में घटना के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और इसके पीछे की वजह जानने में जुट गई। इधर महाराष्ट्र के नागपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक वैन ने स्कूटर से आ रही एक लड़की को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद वो लड़की अपने स्कूटर समेत उस वैन के पहिए के नीचे आ गई और तब तक घिसटती चली गई जब तक कार पूरी तरह से रुक नहीं गई। दिल दहला देने वाले इस वीडियो में सफेद रंग के स्कूटर से आ रही उस लड़की की टक्कर सामने से आ रही वैन से होती दिखी, जिसके बाद वो स्कूटर समेत उस वैन के नीचे आ गई और काफी दूर तक घिसटती चली गई। हालांकि उस वैन के रुकते ही लोगों ने उसके पिछले पहियों को उठाया और उनके नीचे से उस लड़की को निकाला, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। दर्दनाक हादसे का ये वीडियो नागपुर के भारत नगर चौक का बताया गया, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन की परमाणु परीक्षण की जिद से उत्तर कोरिया के वैज्ञानिक खौफ में आ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस इमारत से उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण करता है उसकी दीवारें बेहद कमजोर हो चुकी हैं। यही वजह रही कि वहां के वैज्ञानिकों को रेडिएशन का खतरा सताने लगा। और किम जोंग उन के वैज्ञानिकों ने तो यहां तक दावा किया कि अगर उत्तर कोरिया ने परमाणु टेस्ट किया तो उससे ऐसा रेडिएशन फैलेगा कि हजारों लोगों की मौत हो सकती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग रूम काफी कमजोर हो चुका है। ऐसे में अगर वहां एक और परमाणु टेस्ट किया गया तो वहां से निकलने वाला रेडिएशन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग रूम संभाल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से कई लोग रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब से अमेरिका ने अपनी एक परमाणु पनडुब्बी दक्षिण कोरिया में तैनात की है, तब से उत्तर कोरिया चाहता है कि वो अमेरिका से बेहतर परमाणु हथियार बना ले। वहीं उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बार फिर अमेरिका को सीधे सीधे परमाणु हमले की चेतावनी दे दी। उत्तर कोरिया ने धमकी दी कि अगर अमेरिका की परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम पनडुब्बी दक्षिण कोरिया पहुंची तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और दक्षिण कोरिया पहुंचने वाली अमेरिका की उस महाविनाशक पनडुब्बी को समंदर में ही गाड़ देगा। मतलब उत्तर कोरिया ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका की वो पनडुब्बी उसके निशाने पर आ गई तो फिर उसके टुकड़े तक अमेरिका को हासिल नहीं होंगे। जबकि अमेरिका ये साफ कर चुका है कि वो उत्तर कोरिया की धमकियों से डरने वाला नहीं है और वो अपने दोस्त दक्षिण कोरिया को किम जोंग उन के कहर से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। यही वजह रही कि उसने परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाली अपनी उस पनडुब्बी को दक्षिण कोरिया में तैनात करने का फैसला लिया, जो इसी हफ्ते वहां पहुंच जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर घर जलाने का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि आरोप है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर इलाके के कुछ दबंगों ने एक आदमी के घर में आग लगा दी। आग लगते ही उस आदमी के घर में रखी कई चीजें जलकर राख हो गई।
हालांकि पीड़ित ने इस दौरान कुछ चीजों को जलने से बचा लिया। आरोप है कि उसके घर पर कुछ बदमाश पहुंच गए और उन्होंने घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी की। बाद में जब पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करा दी तो बदमाश आपे से बाहर हो गए। उन्होंने घर में घुसकर आग लगा दी, जिससे भारी नुकसान हुआ। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया और उसके आधार पर जांच शुरू कर दी। उधर दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में एक बार फिर सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, जिसकी सबसे भयानक तस्वीरें लीमा शहर से सामने आईं। वहां राष्ट्रपति के विरोध में मार्च निकाल रहे लोगों को जब पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो उन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इन हालात में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन वो लोग तब भी वहां से तितर-बितर होने को तैयार नहीं दिखे। इतना ही नहीं, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लात घूंसे भी चलाए, लेकिन पुलिस वाले भी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने गुस्साए लोगों को वहां से हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पेरू की सरकार के विरोध में उतरे लोगों का गुस्सा शांत होने के बजाय बढ़ता चला गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन के खतरों से निपटने के लिए ताइवान ने अमेरिका के नसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। दावा किया गया कि इसी एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर यूक्रेन की सेना ने रूस के कई ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया। और अमेरिका ने यूक्रेन जंग में नसैम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के हमलों में 100% टारगेट को तबाह करने का दावा किया। इसीलिए ताइवान चीन की घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी सीमाओं पर लगाना चाहता है, क्योंकि जमीन से हवा में मार करने वाले नसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार करीब 120 किलोमीटर दूर से ही टारगेट का पता लगा लेता है और इसके जरिए करीब 50 किलोमीटर की दूरी तक हमला किया जा सकता है। यानी इस दायरे में आने वाले दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट या मिसाइल को ढेर किया जा सकता है। दावा किया गया कि इसीलिए ताइवान ने इस घातक हथियार को खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया के आसमान में रूस और अमेरिका के विमान आमने सामने आ गए। अमेरिका के मुताबिक रूसी सेना के सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान ने अमेरिका के एक तोही विमान के बेहद करीब से उड़ान भरी, जिसकी वजह से अमेरिकी पायलटों की जान खतरे में आ गई। क्योंकि रूस का सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान जैसे ही उस विमान के करीब से गुजरा, अमेरिकी विमान हिल गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उस वक्त अमेरिका का वो टोही विमान सीरिया के एक इलाके में अपने मिशन पर था, लेकिन तभी रूस के सुखोई विमान ने उसके पास से उड़ान भरी। इससे पहले कि अमेरिकी पायलट एक्शन में आते, उससे पहले ही रूस का लड़ाकू विमान तुरंत वहां से निकल गया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब रूस और अमेरिका आसमान में आमने सामने आए हों। बीते कुछ हफ्तों में रूस ने अपने लड़ाकू विमानों के जरिए अमेरिका के मानव रहित ड्रोन को कई बार परेशान किया, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। इस बीच ईरान के मशहूर एक्टर अफसाना बायगान को हिजाब उतारने का दोषी मानते हुए वहां की एक कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुना दी। ईरान की मीडिया के मुताबिक उन्होंने वहां लागू हिजाब कानून का उल्लंघन किया और हिजाब उतारकर टोपी पहनी थी। और इस मामले में तेहरान की एक कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। ईरान के मीडिया के मुताबिक अफसाना बायगान की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो हिजाब के बिना नजर आईं, जिसे वहां की कोर्ट ने अपराध मानते हुए उनको 2 साल जेल की सजा सुना दी। तेहरान की कोर्ट ने 2 साल तक एक्टर पर ईरान से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी और उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने उन्हें मानसिक रोगी करार देते हुए इलाज कराने की सलाह दे डाली। ईरान में पिछले साल हुए हिजाब विरोधी आंदोलन को अफसाना बायगान ने समर्थन दिया था, तब से ही वो वहां की सरकार के निशाने पर आ गई थी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूरोप का देश कोसोवो तुर्की से खतरनाक बायरक्ताश ड्रोन खरीदेगा। दोनों देशों के बीच ड्रोन खरीद की ये डील उस वक्त हुई है जब कोसोवो की उत्तरी सीमा पर अशांति फैली, जिससे निपटने के लिए वहां के रक्षा मंत्रालय ने तुर्की से आधुनिक बायरक्ताश ड्रोन खरीदने का फैसला किया ताकि सर्बिया से मिल रही चुनौती का सामना किया जा सके, क्योंकि कोसोवो उत्तर और पूर्व में सर्बिया के साथ करीब 400 किलोमीटर सीमा साझा करता है और बीते 1 दशक से दोनों के बीच सीमा विवाद की वजह से तनाव चरम पर है। और इसी वजह से कोसोवो के प्रधानमंत्री ने बायरक्ताश ड्रोन को सेना में शामिल करने का फैसला लिया, क्योंकि युद्ध के दौरान तुर्की के इन्हीं बायरक्ताश ड्रोन के जरिए जेलेंस्की की सेना ने रूस की फौज पर कहर बरपाया, जिसके बाद इसकी कामयाबी देखकर दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ गई। कोसोवो के अलावा करीब 16 देश इस घातक ड्रोन को खरीदने की तैयारी में है। इधर राजस्थान के उदयपुर में जैन समुदाय के लोगों ने एक जैन संत की हत्या के विरोध में जुलूस निकाला। कर्नाटक में कुछ दिनों पहले हुई उन जैन संत की हत्या के बाद से जैन समुदाय के लोगों में नाराजगी दिखी, जिसकी वजह से राजस्थान के उदयपुर में जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और हाथ में बैनर पोस्टर लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। सड़कों पर हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए जैन समुदाय के लोगों ने मौन रहकर कर्नाटक के जैन संत की हत्या का विरोध जताया और शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई, जिन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जैन संतों को सुरक्षा दिए जाने की मांग की। इस बीच उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां रॉन्ग साइड जाने से रोकने पर एक आदमी ने एक पुलिस वाले की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने उस पुलिस वाले से गाली गलौज भी की। पुलिस के मुताबिक उस आदमी ने सड़क पर रॉन्ग साइड जाने की जिद की,
लेकिन जब उसे नहीं जाने दिया गया तो उसने पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। उसने उस पुलिस वाले को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सड़क पर जा गिरा। लेकिन वो यहीं नहीं रुका, वो लगातार उस पुलिसकर्मी से लड़ने की कोशिश करता रहा। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो हंगामा करने से पीछे नहीं हटा। आगे की आवश्यक विधिक जो भी कठोर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वहां हालात ऐसे बन गए कि और ज्यादा पुलिस वालों को बुलाना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहानिसबर्ग में बीच सड़क पर इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि सड़क फट गई और 20 से ज्यादा गाड़ियां पलटकर किनारे जा गिरी। एक आदमी की मौत की भी खबर है। वहीं करीब 50 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जांच अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि इतना जोरदार ब्लास्ट कैसे हुआ। माना जा रहा है कि अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन फटने से यह हादसा हुआ। जिसकी सामने आई तस्वीरों में जमीन के अंदर से धुआं निकलता नजर आया, वो भी इतना ज्यादा कि लोग खौफ से थर-थर कांप उठे कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद ऐसा धमाका हुआ कि अगले वीडियो में पूरी की पूरी सड़क पर कई फीट लंबी और गहरी दरार पड़ी नजर आई। तस्वीरें ऐसी मानो जबरदस्त भूकंप आया हो, मगर लोगों ने तो दावा ही कर दिया कि जोहानिसबर्ग में बम ब्लास्ट हुआ। वहाँ गाड़ियां तो पलट ही गयी। चश्मदीदों ने बताया कि पलटी हुई कुछ मिनी बसों में यात्री भी सवार थे, मगर धमाका होते ही उनकी बस हवा में उड़ गई। इस बीच इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक बार फिर फिलिस्तीन के चरमपंथियों और इजराइल की सेना के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें फिलिस्तीन का एक 19 साल का लड़का मारा गया और कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि फिलिस्तीन ने दावा किया कि इजराइल की सेना ने उन पर अंधाधुंध गोली चला दी। मगर इजराइल ने बताया कि शुरुआत फिलिस्तीन की तरफ से हुई। उसने दावा किया कि फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने इजराइल के सैनिकों पर विस्फोटक से लेकर पत्थर, यहां तक कि जलते हुए टायर फेंक दिए। इसलिए जवाब में इजराइल की सेना ने भी फायरिंग कर दी। वैसे तो वेस्ट बैंक के लिए 1967 से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जबरदस्त विवाद है, मगर बीते 2 दशकों में वेस्ट बैंक सबसे भयानक हिंसा की आग में सुलग रहा है। 15 महीनों से वहां लगातार खून खराबा हो रहा है। इधर शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी रहा। सेंसेक्स और निफ्टी ऊंचाई का नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे। पूरे दिन बाजार में जमकर खरीदारी हुई और सेंसेक्स और निफ्टी तगड़ी छलांग लगाने में कामयाब रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 474 अंकों की छलांग लगाकर 67,571 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 146 अंक चढ़कर 19,979 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान तो उम्मीद की जाने लगी थी कि निफ्टी 20,000 के पार बंद होकर एक नया रिकॉर्ड बना देगा। हालांकि आखिरी पलों में बाजार में आई हल्की गिरावट ने उम्मीदें तोड़ दी। कारोबार के दौरान बैंक, स्मॉल कैप, मिड कैप, ऑटो, एफएमसीजी और हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ओडेसा में रूसी सेना ने चीन के दूतावास की इमारत पर ही मिसाइल दाग दी। जंग की शुरुआत से ही चीन रूस के साथ खड़ा है, लेकिन रूस ने चीन के दूतावास की इमारत को भी नहीं छोड़ा। बताया गया कि पुतिन की फौज ने ओडेसा के कई हिस्सों में मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें एक मिसाइल ओडेसा में चीन के दूतावास पर ही गिर गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के हमले में दूतावास की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। ओडेसा में रूसी सेना के जोरदार मिसाइल हमलों के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई इमारतें आग की लपटों के बीच घिरी नजर आईं, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो पूरे शहर को ही किसी ने आग के हवाले कर दिया हो। वहां लगी आग इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मियों के उस पर पानी की बौछार करने का भी कोई असर नहीं हुआ। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन की फौज ने ओडेसा के अलावा मिकोलाइव में भी रिहायशी इलाकों में मिसाइलों से हमले किए, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। इस बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में पिछले महीने हुई हिंसा के मामले में कोर्ट ने 700 लोगों को जेल भेजने का आदेश दिया। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक यह हिंसा तब भड़की थी जब एक पुलिसकर्मी पर वहां के एक लड़के की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा था, जिसके बाद पेरिस में लोगों ने सड़क पर उतरकर वहां की पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया, जो देखते ही देखते बवाल में तब्दील हो गया, जिसके बाद बवाल करने और दंगा भड़काने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक करीब 700 लोगों को दंगे का दोषी पाया गया और कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने की सजा सुनाई, जबकि इसी मामले में पहले भी 600 लोग जेल भेजे गए थे। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक वहां की सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया और बवाल करने वालों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को सही ठहराया। उधर अफ्रीका के देश केन्या में अंधविश्वास की वजह से मौत को गले लगाने के एक मामले में पुलिस को फिर कुछ शव बरामद हुए, जिसके बाद इस मामले में मरने वाले लोगों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया। केन्या में अप्रैल से इस मामले की छानबीन चल रही है। आरोप है कि वहां एक पादरी ने लोगों को बहकाया था कि अगर वो भूखे मरते हैं तो उन्हें ईसा मसीह से मिलने का मौका मिलेगा। और उस पादरी की बातों में आकर केन्या में सैकड़ों लोगों और बच्चों ने खाना पीना छोड़ दिया। बताया गया कि यह सारा खेल एक जंगल में छिपकर चल रहा था, जहां हथियारबंद गुंडे लोगों पर नजर रखते थे ताकि वो ना अपना व्रत तोड़ सकें और ना जंगल से भाग सकें। अब पुलिस उस जंगल में उन लोगों के शव तलाश रही। बरामद किए गए शवों के पोस्टमार्टम में सामने आया कि ज्यादातर लोगों की मौत भूख से हुई, वहीं कुछ लोग दम घुटने और पिटाई की वजह से भी मारे गए। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की बारूदी सुरंगों से निपटने में दक्षिण कोरिया यूक्रेन की मदद करेगा, क्योंकि बारूदी सुरंगों की चपेट में आने की वजह से यूक्रेन के कई जवानों की मौत हो गई। और यही वजह रही कि अब दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन की मदद करने का फैसला किया।
पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, जिनकी चपेट में आने से यूक्रेन के कई सैनिक या तो मारे जा रहे हैं या गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। यही नहीं, बताया गया कि यूक्रेन के कई टैंक भी इन बारूदी सुरंगों की चपेट में आने से बर्बाद हो गए, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों को बारूदी सुरंगों से बचाने के लिए दक्षिण कोरिया आगे आया। दक्षिण कोरिया की सरकार ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को माइन डिटेक्टर देगा, जिससे बारूदी सुरंगों के बारे में पता लगाया जा सके। कुछ दिन पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने कीव में जेलेंस्की से मुलाकात की थी। तब उन्होंने वादा किया था कि रूस से मुकाबला करने के लिए वो यूक्रेन की हर संभव मदद करेंगे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में यूक्रेन की मदद करने के चक्कर में अमेरिका के हथियार गोदाम खाली हो गए। रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन दावा किया गया कि अमेरिका का यही कदम उस पर भारी पड़ गया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बताया कि उनके 150 से ज्यादा हथियार और गोला बारूद तय मानकों से कम पाए गए। यानी पुतिन को जंग में हराने के लिए अमेरिका ने अपने हथियार गोदाम खाली कर दिए, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई करता आया है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को करीब $75 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता भेज चुका है। दावा किया गया कि इस मदद के चक्कर में अमेरिका खुद हथियारों की कमी से जूझने लगा। इधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। वहां सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। मैनपुरी से सामने आए उस वीडियो में उस कार के पास कुछ लोग भी दिखाई दिए। इसके बाद उससे एक धमाके की आवाज आई और फिर वो कार आग के गोले में बदल गई। कार के बोनट से निकली लपटों ने धीरे धीरे पूरी कार को जकड़ लिया और वो बुरी तरह जल उठी। उस कार के मालिक ने आशंका जताई कि किसी ने जानबूझकर उनकी कार में आग लगाई, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से भी की। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल से तनाव के बीच ईरान ने जंग छेड़ने की धमकी दे दी। ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हुसैन सलामी ने चेतावनी दी कि अब इजरायल का खात्मा तय है और ईरान उसे तबाह करके ही दम लेगा। इजरायल को इस बार ये चेतावनी IRGC यानी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर हुसैन सलामी ने दी और ये दावा किया कि इजरायल दुनिया के नक्शे में अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। रिवोल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर हुसैन सलामी ईरान के खुजिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने इजरायल को हमले की चेतावनी दे दी और उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल ने उनके देश पर जो हमला किया वो उसका बदला इजरायल से जल्द ही लेंगे और बदला ऐसा होगा कि इजरायल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने जासूसी के शक में सरकारी कर्मचारियों के आईफोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। इतना ही नहीं, बताया गया कि सरकारी अधिकारियों के एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। रूस ने आरोप लगाया कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के जरिए अमेरिका उसके लोगों की जासूसी कर रहा है। यही वजह रही कि रूस ने एप्पल को बड़ा झटका दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट के जरिए अमेरिका पर जासूसी का आरोप लगाते हुए आईफोन और एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। बताया गया कि अब वहां सरकारी कर्मचारी दफ्तर में एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कुछ दिनों पहले ही रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने अमेरिका पर रूस के लोगों की जासूसी करने का आरोप लगाया था और रूस ने आरोप लगाया कि रूस में इस्तेमाल किए जा रहे हजारों आईफोन में वायरस के जरिए लोगों की जासूसी की गई। खबर के मुताबिक इसीलिए रूस अमेरिकी कंपनी से अलर्ट हो गया और उसने सरकारी दफ्तरों में आईफोन और एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया। आज समंदर है बेहाल, आज समंदर है बेहाल, फेंक मछेरे अपना जाल। 100 बात की एक बात कही विज्ञान ने, थम जाएगा ये भूचाल, ऐसा कोई वहम न पाल। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।